Hello everyone, today we will start with Gender in Indian History up to 1500 CE. Unit number 1. Have a look at the syllabus first displayed on the screen. As you can see, unit number 1 is Theories and Concepts, Gender, a tool of historical analysis, Understanding origins and structures of patriarchy. So ये वाला यूनिट हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे. Also, please subscribe to my channel. This is the video I have specially created on an student's comment. Okay, now let's start. जेंडर का मतलब अक्सर लोग सिर्फ मेल और फीमेल समझते हैं, जो कि एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है. अगर हम डीपर देखें तो जेंडर का मतलब है उन रोल्स, बिहेवियर्स और एक्सपेक्टेशंस का सेट जो सोसाइटी किसी इंसान के बायोलॉजिकल सेक्स के बेसिस पर डिफाइन करती है. जेंडर बायोलॉजिकल नहीं है बल्कि एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, मतलब सोसाइटी ने बनाया है. फॉर एग्जाम्पल, मेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फिजिकली स्ट्रांग हो, पैसे कमाए और फैमिली का हेड बने, और वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर का ध्यान रखे, कुकिंग और बच्चों की देखभाल करे. अब जब हिस्टोरियंस हिस्ट्री स्टडी करते हैं तो वो सिर्फ किंग्स, वॉर्स और पॉलिटिकल इवेंट्स को नहीं देखते. वो ये भी स्टडी करते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड्स में मेन और वुमेन का रोल्स क्या थे, उनकी लाइफ कैसी थी और सोसाइटी में उनका क्या पोजीशन थी. यही प्रोसेस जेंडर को एक टूल ऑफ हिस्ट्री एनालिसिस बनाता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कौन पावर में था और क्यों, किस ग्रुप के साथ ऑपरेशन हुआ. सो नाउ जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट. जेंडर बायोलॉजिकल नहीं, कल्चरल और सोशल है. मतलब कि सोसाइटी डिसाइड करती है कि एक मैन और वुमेन का बिहेवियर कैसा होना चाहिए. अगर लड़का है तो उससे कहा जाता है बी स्ट्रॉन्ग, डोंट क्राई, और अगर लड़की है तो उसे कहा जाता है कि बी सॉफ्ट स्पोकन, केयरिंग और घर का काम में इंटरेस्टेड. सोचिए, एक बॉय को डॉल के साथ खेलते हुए देखा जाए तो अक्सर लोग बोलते हैं ये तो लड़कियों के काम है, या अगर एक लड़की क्रिकेट खेलेगी तो लोग बोलते हैं ये लड़कों के काम है. यहाँ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस का कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ सोशल कंडीशनिंग है. हिस्टोरियंस जेंडर के इस कॉन्सेप्ट को एनालाइज करते हैं और पूछते हैं, क्या एंशियंट सोसाइटीज में भी जेंडर रोल्स ऐसे ही रिजिड थे? कैसे ये रोल्स ग्रेजुअली इवॉल्व हुए और ये डिफरेंसेस क्यों स्टैब्लिश किए गए? सो व्हाई डू हिस्टोरियंस यूज जेंडर एज अ टूल ऑफ एनालिसिस? ट्रेडिशनल हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में होती थी. कौन किंग था, क्या बैटल्स हुई, किसने कौन सी एम्पायर बनाई, एक्सेट्रा. लेकिन इस तरह की हिस्ट्री वुमेन, कॉमन पीपल और उनकी रियल स्ट्रगल्स को इग्नोर कर देती थी. नाउ जेंडर हिस्ट्री एक नई अप्रोच है जो फोकस करती है, फर्स्ट, हिडन हिस्ट्रीज को समझना. हिस्ट्री सिर्फ रूलर्स की नहीं होती, उसका एक बड़ा हिस्सा उन लोगों का भी होता है जो ऑप्रेस्ड थे, स्पेशली वुमेन और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज. जेंडर हिस्ट्री उन लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशंस और स्ट्रगल को हाईलाइट करती है. फॉर एग्जाम्पल, रानी लक्ष्मीबाई जैसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन के बारे में तो हमें पता ही है, लेकिन उन काउंटलेस वुमेन के बारे में क्या जो हर समय ऑर्डिनरी स्ट्रगल्स फेस कर रही थी? जेंडर हिस्ट्री इन हिडन नरेटिव्स को समझने में हेल्प करती है. सेकेंड, पावर डायनेमिक्स का एनालिसिस. हर सोसाइटी में पावर अनइक्वल था. जेंडर एक लेंस प्रोवाइड करता है टू स्टडी कि कौन डोमिनेट कर रहा था और कौन सप्रेस था. फॉर एग्जाम्पल, एंशिएंट सोसाइटीज में मेन ज्यादा पावर होल्ड करते थे और वुमेन को सबऑर्डिनेट बनाया गया. जेंडर हिस्ट्री ये पैटर्न स्टडी करती है. फॉर एग्जाम्पल, मूवी पद्मावत. सोचिए, मूवी पद्मावत का एक सीन, मेन को दिखाया गया है वॉरियर्स और डिसीजन मेकर्स के रूप में. वुमेन जैसे रानी पद्मावती को ऑनर और सैक्रिफाइस के सिंबल के रूप में दिखाया गया. उन्होंने जोहार किया टू प्रोटेक्ट हर ऑनर. लेकिन क्वेश्चन ये है, ऑनर का ये कॉन्सेप्ट किसने बनाया और क्यों सिर्फ वुमेन के लिए ही सैक्रिफाइस करने का रूल था? नाउ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. हिस्टोरियंस इस तरह के कल्चरल डिपिक्शंस को स्टडी करते हैं और पूछते हैं, क्या वुमेन का असली रोल यही था
या सोसाइटी डेलिबरेटली ऐसे नरेटिव्स क्रिएट किए टू जस्टिफाई उनकी ऑपरेशन। हाउ जेंडर इनइक्वालिटी वॉज इंस्टीट्यूशनलाइज। आज की जेंडर इनइक्वालिटी पुरानी सोसाइटीज में डीपली रूटेड है। अगर हम हिस्ट्री एनालाइज करें तो हमें पता चलेगा कि कैसे पेट्रियार्कल सिस्टम जहां मेन का ज्यादा कंट्रोल था इवॉल्व हुए और उन्होंने वुमेन के रोल्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। फर्स्ट, एंशियंट रिलीजियस टेक्स्ट। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जैसे मनुस्मृति ने क्लियरली डिफाइन किया था कि वुमेन का रोल क्या होगा। अ वुमेन शुड ओबे हर फादर, हस्बैंड एंड लेटर हर सन्स। वुमेन को प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का या डिसीजंस लेने का अधिकार नहीं दिया गया। सेकंड, एग्रीकल्चर और लैंड ओनरशिप। जब फैमिली का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ तब से लैंड और प्रॉपर्टी का ओनरशिप मेन के हाथ में आने लगा। वुमेन का रोल हस्बैंड टास्क तक लिमिटेड कर दिया गया। ये एक अनइक्वल डिवीजन क्रिएट कर दिया जिसमें मेन को पब्लिक और इकोनॉमिक स्फेयर कंट्रोल करने दिया और वुमेन को प्राइवेट स्फेयर तक रिस्ट्रिक्टेड रखा। थर्ड, लैक ऑफ एजुकेशन। एंशियंट टाइम्स में वुमेन की एजुकेशन हेविली रिस्ट्रिक्टेड है। अगर वुमेन एजुकेटेड होती तो वो इन इनइक्वालिटीज को चैलेंज कर सकती थी। इसीलिए एजुकेशन का राइट सिर्फ एलीट मेन तक लिमिटेड था। नाउ मॉडर्न डे कनेक्शंस, जेंडर रोल्स एंड देयर हिस्टोरिकल रूट्स। आज भी अगर हम सोसाइटी देखें तो सिस्टम्स का इम्पैक्ट क्लियरली दिखाई देता है। आज भी ज्यादातर वर्कप्लेसेस में लीडरशिप रोल्स में मेन डोमिनेट करते हैं। ये जेंडर की एक लेगेसी है जो फार्मिंग और लैंड ओनरशिप के टाइम से शुरू हुई थी। वुमेन को घर और बच्चों की जिम्मेदारी तक लिमिटेड करने का कॉन्सेप्ट भी वहीं से पैट्रियार्कल रूट से आया है। Why is gender analysis important today? जेंडर को एक हिस्टोरिकल लेंस से स्टडी करना इसीलिए जरूरी है बिकॉज अगर हमें आज के जेंडर इनइक्वालिटीज को खत्म करना है तो हमें उनकी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। जो नॉर्म्स आज नेचुरल लगते हैं वो एक्चुअली सेंचुरीज ऑफ सोशल कंडीशनिंग का रिजल्ट है। अगर हम उन नॉर्म्स को समझ लें तो उन्हें चेंज करना पॉसिबल है। नाउ व्हाट इज पेट्रियार्की? पहले हम ये समझ लेते हैं कि पैट्रियार्की क्या होता है। पैट्रियार्की एक सोशल सिस्टम है जिसमें मेन को ज्यादा पावर और कंट्रोल दिया जाता है। घर, सोसाइटी और पॉलिटिक्स हर जगह वुमेन को सबऑर्डिनेट पोजीशन पर रखा जाता है। उनका रोल सेकेंडरी माना जाता है और उनके डिसीजंस हेवीली कंट्रोल होते हैं। पैट्रियार्की का मतलब लिटरल सेंस में है रूल ऑफ द फादर। यहाँ फादर को एक सिंबल के रूप में यूज किया जाता है जो मेन अथॉरिटी और कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर फैमिलीज में इम्पोर्टेंट डिसीजंस जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड या मैरिज फादर या एल्डर ब्रदर लेते हैं। वुमेन के इनपुट्स को अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। एक बेटी अगर करियर परस्यू करना चाहती है तो अक्सर कहा जाता है पापा या भाई की परमिशन लो, लेकिन एक बेटा अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। पैट्रियार्की वही सिस्टम है जो ये पावर इम्बैलेंस बनाता है और उसे मेंटेन करता है। सो बेसिकली व्हाट आर द ओरिजिन्स ऑफ पैट्रियार्की? पैट्रियार्की कोई नेचुरल एग्जिस्टिंग सिस्टम नहीं है, ये ग्रेजुअली डेवलप हुआ है। हिस्टोरियंस कहते हैं कि पैट्रियार्की एक मैन मेड स्ट्रक्चर है जो टाइम के साथ इवॉल्व हुआ। इसके कुछ मेजर रीजंस हैं। फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रॉपर्टी ओनरशिप। जब ह्यूमन सोसाइटीज ने फार्मिंग स्टार्ट की और सेटल लाइफ जीने लगे तभी पैट्रियार्की का फाउंडेशन शुरू हुआ। फार्मिंग के साथ लैंड और प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और प्रॉपर्टी ओनरशिप ज्यादातर मेन के हाथ में चली गई। हाउ डिड दिस हैपन? फार्मिंग और लैंड कल्टीवेशन में ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए थी जो बायोलॉजिकली मेन के पास थी। मेन ने ग्रेजुअली लैंड और रिसोर्सेज का कंट्रोल ले लिया और वुमेन का रोल हाउस होल्ड तक लिमिटेड कर दिया। इसका क्या इम्पैक्ट है? वुमेन इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो गई क्योंकि उनके पास ना तो लैंड का ओनरशिप था और ना ही डिसीजन मेकिंग पावर। फॉर एग्जाम्पल, आज भी रूरल एरियाज में ज्यादातर लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स मैन के नाम पर होते हैं। इसका ओरिजिन वही एंशियंट एग्रीकल्चर सोसाइटी से होता है। वुमेन को सिर्फ हाउस होल्ड वर्क तक रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को वैल्यू नहीं दी गई। नाउ, रोल ऑफ रिलीजन इन स्ट्रेंथनिंग पैट्रियार्की।
रिलीजन ने पेट्रियार्की को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया। एंशियंट रिलीजियस टेक्स्ट और प्रैक्टिसेस ने वुमेन के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस डिफाइन किए। एंशियंट इंडियन टेक्स्ट जैसे मनुस्मृति, जो एक धर्मशास्त्र है, वुमेन के लिए क्लियरली डिफाइन करता है वुमेन को हमेशा किसी मेल गार्जियन के अंडर रहना चाहिए। चाइल्डहुड में फादर, अडल्टहुड में हस्बैंड और ओल्ड एज में सन। वुमेन के लिए एजुकेशन और फ्रीडम हेविली रिस्ट्रिक्टेड थी। वुमेन को प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का राइट नहीं दिया जाता था। आज भी कई सोसाइटीज में लड़कियों के लिए ओबीडियंस एक अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। अगर कोई लड़की रूल्स ब्रेक करे या असर्टिव हो तो उसे रेबेलियस बोला जाता है। ये माइंडसेट एंशियंट रिलीजियस बिलीव्स और पैट्रियार्कल नॉर्म से डायरेक्टली आता है। थर्ड, डिवीजन ऑफ लेबर इन अर्ली सोसाइटीज। जब ह्यूमन सोसाइटीज में काम डिवाइड होने लगा तभी पैट्रियार्की और स्ट्रांग हो गई। फिजिकल स्ट्रेंथ, आउटडोर टास्क जैसे फार्मिंग, वॉरफेयर और गवर्नेंस मेन को दिए गए क्योंकि ये ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ डिमांड करते थे। हाउस होल्ड वर्क, वुमेन को घर और फैमिली का काम दिया गया जो सोसाइटी में कम वैल्यू का माना गया है। Why this create inequality? आउटडोर वर्क ज्यादा विजिबल था और उसे वेल्थ और पावर मिलती थी। घर के काम इनविजिबल और अंडर वैल्यूड था जो वुमेन को सबऑर्डिनेट पोजीशन में डाल देता था। आज भी अगर एक वुमेन घर संभालती है और एक मैन ऑफिस जाता है तो मैन के काम को ज्यादा वैल्यूएबल समझा जाता है। वुमेन के अनपेड हाउस होल्ड वर्क को रेयरली अप्रिशिएट किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रियार्की, पेट्रियार्की एक सिस्टमैटिक वे में काम करता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन किया गया है कि फर्स्ट, मेन को पावर देता है। घर में फादर या हस्बैंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होते हैं। सोसाइटी में लीडरशिप और ओनरशिप पोजीशंस ज्यादातर मेन के पास होती है। वर्क प्लेसेस और पॉलिटिक्स में मेन डोमिनेट करते हैं और वुमेन को लेस केपेबल माना जाता है। सेकंड, वुमेन के फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है। वुमेन के कपड़ों, बिहेवियर और डिसीजंस पर कंट्रोल होता है। मैरिज और फैमिली रिलेटेड डिसीजंस हमेशा मेन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइथोलॉजी जैसे महाभारत और रामायण पैट्रियार्की के स्ट्रक्चर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। महाभारत में द्रौपदी का ह्यूमिलेशन को जस्टिफाई किया जाता है पैट्रियार्की के नाम पर। रामायण में सीता का अग्नि परीक्षा पैट्रियार्की का एक क्लियर एग्जाम्पल है जो वुमेन के ऑनर और सैक्रिफाइस को ग्लोरीफाई करता है। ये स्टोरीज इनडायरेक्टली पैट्रियार्की को नॉर्मलाइज करती है और उससे कल्चरल एक्सपेक्टेंस बढ़ती है। इम्पैक्ट ऑफ पैट्रियार्की ऑन सोसाइटी, पैट्रियार्की के इफेक्ट सिर्फ पास्ट तक लिमिटेड नहीं है। आज भी इस सिस्टम का असर क्लियरली दिखाई देता है। फर्स्ट, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ज्यादातर हाई पेइंग जॉब्स और लीडरशिप पोजीशंस मेन के पास है। वुमेन के घर और अनपेड लेबर तक लिमिटेड कर दिया गया। सेकेंड, सोशल कंट्रोल, वुमेन के बिहेवियर और अपीयरेंस पर स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। ऑनर और रेप्यूटेशन के नाम पर उनके डिसीजंस हेविली मॉनिटर्ड होते हैं। थर्ड, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। वाई स्टडी पैट्रियार्की इन हिस्ट्री, पैट्रियार्की को समझने से हमें जेंडर इनइक्वालिटी के ओरिजिन्स का पता चलता है और हम हिस्ट्री को एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि आज की इनइक्वालिटीज पुराने सिस्टम और नॉर्म्स का रिजल्ट है। सेकेंड, चैलेंजिंग इन सिस्टम, पैट्रियार्की एक मैन मेड सिस्टम है, नेचुरल नहीं। अगर ये डेवलप हुआ था तो ये डिसमेंटल भी हो सकता है। हिस्ट्री हमें सिखाती है कि चेंज पॉसिबल है। थर्ड, क्रिएटिंग अवेयरनेस, जब हम पैट्रियार्की और जेंडर रोल्स को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं तो हम उन्हें क्वेश्चन करने की शक्ति पाते हैं। ये अवेयरनेस जेंडर इक्वालिटी के तरफ पहला स्टेप है। सो नाउ कंक्लूजन, पैट्रियार्की सिर्फ एक सोशल सिस्टम नहीं, ये एक डीपली रूटेड माइंडसेट है जो सेंचुरी से चल रहा है। अगर हमें एक इक्वल सोसाइटी बनाना है तो हमें पैट्रियार्की के हिस्टोरिकल ओरिजिन्स और स्ट्रक्चर्स को समझना होगा। जब हम इस सिस्टम को समझ लेते हैं तभी हम इसे डिसमेंटल करने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। सो थैंक यू so much for watching and don't forget to subscribe to my channel.